हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एनवी एडू हब में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कशन कर रहे हैं लगातार कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय पर, और तीसरी इकाई चल रही है इस संदर्भ में। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं प्रबंध के महत्व के ऊपर। टाइटल भी आप देख सकते हैं क्या है, आधुनिक जगत में प्रबंध का महत्व। पहले हम पूरे संसार में जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें प्रबंध के महत्व को समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि भारत में इसका क्या महत्व है। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है क्या, विषम प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए। यानी कि आपको पता है कि बिजनेस चलाना आज के दौर में आसान नहीं रहा है। अगर हम पुराने समय से कंपेयर करें तो लगातार व्यवसाय क्षेत्र में बदलाव होते रहे हैं, और इन बदलाव के साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं, और एक ही प्रकृति के कई तरह के बिजनेस आसपास भी खुल जाते हैं। यानी कि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। उस प्रतिस्पर्धा के दौर में जहां लोग नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई टेक्निक्स, नए नए मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां प्रबंध की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आधुनिक व्यवसाय बड़ा जटिल एवं प्रतियोगिता मूलक हो गया है। बाजार का क्षेत्र स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय न रहकर अंतर्राष्ट्रीय होने लगा है। प्रतियोगिता गलाकाट हो गई है क्योंकि प्रतिस्पर्धियों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। विषम प्रतियोगिता के वर्तमान युग में प्रत्येक देश कम लागत पर उत्तम वस्तुओं का निर्माण करने में लगा हुआ है। ये ठीक बात है कि भाई इतनी सारी प्रतिस्पर्धा है, तो आप आगे तब होंगे जब आप बेहतर प्रोडक्ट देते हो और कम लागत में, तभी आप ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। किंतु यह उद्देश्य लागतों में कटौती करने के विज्ञान अर्थात प्रबंध के सिद्धांत की पूर्ण जानकारी के बिना अपूर्ण रहेगा। यानी कि ये काम अगर आपको करना है तो प्रबंध की नॉलेज होगी, तभी काम बेहतर हो पाएगा। इस विषय के अध्ययन से मनुष्य को विभिन्न नियंत्रण युक्तियों, वित्तीय नियंत्रण, उत्पत्ति नियंत्रण, विक्रय नियंत्रण, लेखा कार्य संबंधी नियंत्रण आदि का ज्ञान हो जाता है। विवेकपूर्ण प्रबंध ऐसी रणनीति तैयार कर सकता है जिसके द्वारा सशक्त रूप से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना किया जा सके। ठीक है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंस है प्रबंध की। दूसरी बात करेंगे तो क्या है, उत्पादन के प्रसाधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए। उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, मशीन आदि, इनके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए भी आपको प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि आपने साधन जुटा लिए और अगर आपको उनको ठीक ढंग से यूज करना नहीं आया तो आपके जो भी साधन है, जो भी रिसोर्सेज है, वो क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर चाहे वो श्रम हो, अगर आपको उनसे काम लेना नहीं आया तो क्या होगा, वो फालतू बैठे रहेंगे। जितनी उनकी क्षमता है आप उनसे उतना काम नहीं ले पाएंगे, खामा आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास मशीन है लेकिन आप उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसकी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज है। ठीक है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का करना है, उसके लिए भी प्रबंध की इंपॉर्टेंस है। पढ़ते हैं जरा इसके बारे में। आज प्राय सभी लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि कुशल प्रबंध के द्वारा ही उत्पादन के प्रसाधनों का सदुपयोग किया जा सकता है। प्रबंध ही एकमात्र ऐसा साधन है जो संपूर्ण उपक्रम को जीवन और संवेग प्रदान करता है। प्रबंध चातुर्य की कला के कारण ही अमेरिका व जापान ने प्राकृतिक संपदा का समुचित विदोहन किया है और ये राष्ट्र राज्य औद्योगिक प्रगति में अग्रणी समझे जाते हैं। किंतु प्रबंध के अभाव के कारण भारत आज भी प्रचुरता के मध्य गरीब देश है। ठीक है, वही बात हो रही है यहाँ पे कि जो रिसोर्सेज का अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर लेगा वो देश आगे रहेगा। चलिए, अगला जो पॉइंट है संदर्भ में क्या है, व्यवसाय के आकार एवं उसकी जटिलताओं में वृद्धि। व्यवसाय के आकार एवं उसकी जटिलताओं में वृद्धि। तो देखिए, समय बदलता है। आज हम देखें तो व्यवसाय का आकार बढ़ता जा रहा है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ती जा रही हैं। ठीक, देखिए जरा पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रबंध की महत्वता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए क्या लिखा है यहाँ, आधुनिक युग में बड़े पैमाने पर ही उत्पादन करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भूमि, श्रम, पूंजी एवं सुदृढ़ संगठन की आवश्यकता होती है। नवीन व्यवसाय के निर्माण तथा विद्यमान संस्थाओं के विकास व विस्तार के कार्य में भी अनेक वैधानिक औपचारिकताओं तथा जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। आर्थिक, औद्योगिक व
प्राशुल्किक रीतियों द्वारा राजकीय हस्तक्षेप, श्रम संघवाद के विकास तथा व्यावसायिक जटिलताओं के कारण विशिष्ट सेवाओं जैसे लेखपाल, स्टैटिस्टिशियन, इंजीनियर्स, विधि तथा वित्त विशेषज्ञ आदि का उपयोग एक अनिवार्यता बन गया है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे बिजनेसेस हैं उनमें इन सब की, ये जो पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, इनकी आवश्यकता बिल्कुल अनिवार्य रूप से होने लगी है। तो अब बिना प्रबंध के ये सारे लोग काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इन विविध सेवाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए ऐसे प्रबंधकों की आवश्यकता होती है जिन्हें इन सभी सेवाओं का थोड़ा बहुत ज्ञान हो तथा प्रबंध विज्ञान की अच्छी जानकारी हो, तभी वो इन लोगों से काम ले सकते हैं, वरना नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए भी जरूरी हो गया। चलिए अगला पॉइंट है उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में समन्वय के लिए। तो देखिए अभी हमने समझा था कि उत्पत्ति के जो साधन थे उनका बेहतर प्रयोग करने के लिए, और दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, उनमें आपस में समन्वय होने के लिए। क्योंकि आपने रिसोर्सेज कर लिए, उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन आप अगर उन सारे रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट कर पाए, उनमें समन्वय स्थापित कर पाए, तो आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी और आसानी से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये बिना प्रबंध की उपस्थिति के हो ही नहीं सकता। तो वही बात देखिए यहाँ लिखी हुई है, प्रबंध के सिद्धांत एवं व्यवहार का अध्ययन व्यक्ति को विभिन्न असंगठित प्रसाधनों, मानव, मशीन और माल को एक उपयोगी संस्था के रूप में परिणत करने में समर्थ बनाता है। कुशल प्रशासक एवं प्रबंधक एक उपक्रम जो सेवा कर सकता है उसकी कल्पना करते हैं, आवश्यक उत्पत्ति साधन को गतिशील बनाते हैं, उपक्रम के अंदर और बाहर विश्व के साथ दोनों ही प्रकार से क्रियाकलापों का समन्वय करते हैं तथा उपक्रम से संबंधित व्यक्तियों को सामान्य या सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए भी प्रबंध की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस संदर्भ में है वो क्या है, प्रबंध नवीन आविष्कारों और परंपरागत विधियों में समन्वय स्थापित करता है। अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि बिजनेस की इंप्रूवमेंट होती जा रही है, पहले कोई टेक्निक थी, फिर और उसमें सुधार आया और उसमें सुधार आया। ठीक है ना, तो ये देखना पड़ेगा हमें कि जो नए आविष्कार हो रहे हैं या जो पुरानी विधियां थी उनमें ज्यादा फायदेमंद कौन सी है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी नए मेथड्स आ रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, वो सारे ही हर बिजनेस के लिए, हर क्षेत्र में उपयोगी हों। कुछ हो सकते हो, कुछ नहीं हो सकते। तो इसका निर्णय प्रबंध को ही लेना होगा कि कौन सा आविष्कार, चाहे वो नया है या कौन सी विधि जो पुरानी है, हमारे क्षेत्र के लिए उपयोगी हो सकती है। तो इसका निर्णय किसके द्वारा होगा, प्रबंध के द्वारा होगा। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है, ज्ञान एवं विज्ञान के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नई खोजें व आविष्कार हो रहे हैं। यह सचमुच एक विशाल प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया है कि सभी नवीन पद्धतियों को अपनाया जाए अथवा नहीं। कभी कभी नवीन आविष्कारों की तुलना में प्रचलित और परंपरागत पद्धतियां ही अधिक उपयुक्त होती हैं। अतः कुशल प्रबंधक ही यह निर्णय दे सकते हैं कि नवीन पद्धतियों का प्रयोग कहां तक हितकर होगा। अगला पॉइंट आता है इस संदर्भ में, शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता। तो देखिए हर बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आज की इस इंडस्ट्री में वही बिजनेस लीड कर रहा है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक, यानी कि रिसर्च करते रहते हैं, नया नया प्रोडक्ट निकालते हैं, नए फीचर ऐड करते हैं, ठीक है, नई फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं कस्टमर के लिए, ठीक, जिससे कि एनवायरनमेंट को भी हार्म ना हो। तो रिसर्च बेस्ड काम हो गया है। लेकिन ये रिसर्च बेस्ड काम तभी हो पाएगा जब आपकी संस्था में अच्छे प्रबंध की व्यवस्था है। देखिए प्रबंधकों के कार्य को आज जितना अधिक महत्व दिया जा रहा है, इसके लिए एक उदाहरण देना अनावश्यक ना होगा। अमेरिका में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अनेक वर्षों तक विभिन्न संस्थाओं की उन्नति के कारणों की खोज के द्वारा पता लगाया कि जो कंपनियां शोध कार्य, नए उत्पादों का विकास और नए व्यापारों की खोज कर रही थीं, उन्हीं का विकास तेज गति से हुआ। अर्थात जिनके प्रबंधक योग्य थे, जो कि नए आविष्कारों और नई खोजों को महत्व देते थे, उनकी प्रगति अन्य कंपनियों से अधिक हुई। तो बात वही आ रही है कि जिनके प्रबंधक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे तो वही कंपनियां आगे बढ़ेंगी, लेकिन वही प्रबंधक ध्यान दे पाएंगे जिनको प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान है। तो वही बात यहाँ पे फिर से आ जाती है कि प्रबंध आधुनिक जगत में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। अगला पॉइंट आ जाता है इस संदर्भ में, वो क्या है, सामाजिक परिवर्तनों के साथ स्थायित्व की आवश्यकता। अब देखिए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव तो आना तय है, और सोशल चेंजेस भी आ रहे हैं, यानी कि हमारे समाज में भी बदलाव लगातार आ रहे हैं।
ठीक है। तो इस बदलते समाज में स्थायित्व लाने के लिए भी प्रबंध की आवश्यकता है। कैसे, देखिए पढ़ते हैं। वर्तमान तकनीक एवं विज्ञान के युग में सामाजिक विशृंखलता एवं पुनर्संगठन का जोखिम इतना अधिक बढ़ गया है कि हम इतिहास की पुनरावृत्ति की कल्पना मात्र से कंपायमान हो उठते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रबंधकों का दायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। समाज के परस्पर विरोधी तत्वों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करके प्रबंधक परिवर्तनों के होते हुए भी समाज में स्थायित्व रख सकते हैं एवं औद्योगिक व आर्थिक विकास की गति अछूता रखते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन प्रबंध अगर हमारा कुशल है तो उस परिवर्तन में भी स्थायित्व ला सकता है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वृहद कंपनियों में प्रबंध की अनिवार्यता। तो जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़ता जाता है, पहले भी हमने इस बारे में चर्चा की है कि अगर कंपनी का साइज बड़ा है तो वहां पर कई सारे विभाग बने होते हैं और हर विभाग में एक प्रबंधक की आवश्यकता होती है। ठीक, तो वही बात यहाँ पर आ रही है कि बड़ी कंपनीज में कई सारे विभाग होंगे। अगर आपको कार्य को सुचारू रूप से चलाना है तो वहाँ कई सारे प्रबंधकों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो अल्टीमेटली प्रबंध आपके लिए वहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। आधुनिक युग में औद्योगिक उत्पादन प्राय बड़े बड़े कारखानों में किया जाता है। वृहद आकारीय संस्थाओं में उत्पादन की जटिलताएं बढ़ते हुए सरकारी नियंत्रण के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। इसके अतिरिक्त आजकल वृहद आकारीय संस्थाओं का कलेवर भी विकेंद्रित व्यवस्था पर आधारित हो गया है, जिसके फलस्वरूप कठिनाइयां और भी बढ़ गई हैं। इन कठिनाइयों को हल करने का अंतिम उपाय कुशल प्रबंधकों की नियुक्ति में ही निहित है। ठीक है ना, तो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया, वही बात यहाँ कही गई। अगला पॉइंट है न्यूनतम प्रयत्नों से अधिकतम श्रेष्ठतम व सस्ता उत्पादन करने के लिए। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, तो लिमिटेड, ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत कहता है कि लिमिटेड रिसोर्सेस का आप अगर मैक्सिमम यूज कर पाते हैं तो आप सफल हैं। तो वही बात यहाँ पर मैनेजमेंट के तहत भी लागू होती है कि आप लिमिटेड या मिनिमम रिसोर्सेस से मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट कर सकें। तो ये काम बिना मैनेजमेंट के नहीं हो सकता। ठीक, इसलिए मैनेजमेंट आवश्यक है बहुत ही ज्यादा। पढ़ते हैं जरा इसके बारे में। प्रबंध तकनीक का उपयोग करके न्यूनतम प्रयत्नों से अधिकतम परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। उर्विक के शब्दों में, कोई भी विचारधारा, कोई भी बात, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत प्रदत्त मानवीय एवं भौतिक साधनों के उपयोग में न्यूनतम प्रयत्नों के द्वारा अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति नहीं करा सकता। वह तो केवल दोष रहित प्रबंध द्वारा ही संभव है। ठीक है ना। तो उर्विक जी ने इस संबंध में बहुत ही जरूरी बात कही है। वही बात आपसे मैंने भी कही कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, मिनिमम रिसोर्सेज है। अगर आप चाहते हैं इनका बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल होना तो फिर अच्छे प्रबंधक की आपको नियुक्ति करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है इस संदर्भ में वो क्या है, सर्वोच्च प्रशासन तथा श्रमिकों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता। अब देखिए, आपको पता है कि कई स्तर के प्रबंध होते हैं एक संस्था के अंदर। प्रशासनिक लोग भी काम करते हैं और श्रमिक भी काम करते हैं। तो कई बार इनकी विचारधारा में गैप आ जाता है, तो उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का काम केवल प्रबंध का होता है। ठीक है, तो इसलिए भी प्रबंध जरूरी है, क्योंकि वो दोनों के बीच में एक लिंक का काम करता है। उद्योग के एक घटक के रूप में प्रबंध अपने सहयोगियों, श्रम एवं पूंजी से सर्वथा भिन्न है। यद्यपि इन दोनों के संयोजन में वह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। पूंजी अथवा यूं कहें कि सेवा योजकों से उनकी कोई घनिष्ठता नहीं कही जा सकती, क्योंकि सामान्यतः इसका यानी कि प्रबंध का अपने संचालित व्यवसाय में लेश मात्र भी आर्थिक हित नहीं होता। इसी प्रकार श्रमिक वर्ग से भी इसकी विशेष घनिष्ठता नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह तो केवल श्रमिकों के संचालन नियंत्रण का कार्य करता है। श्रम एवं पूंजी दोनों से परे होते हुए भी प्रबंधक इन दोनों में पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़ाने का प्रयत्न करता है। यदि मार्गदर्शन, नियोजन, नेतृत्व एवं नियंत्रण के कार्य में लेश मात्र भी असावधानी हो जाए तो न केवल संस्था के उद्देश्य की पूर्ति में ही बाधा पहुंचती है, वरन समस्त सामाजिक कलेवर डावाडोल हो जाने की आशंका बनी रहती है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, यहाँ पे है प्रशासन और नीचे वाले लेवल पे हैं आपके श्रमिक, और इन दोनों के बीच में क्या है, हमारे प्रबंधक। तो इन दोनों के बीच में लिंक का काम करते हैं। भाई ये हमको पूंजी दे रहे हैं, ये हमको श्रम दे रहे हैं। ठीक, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करेंगे तभी संस्था सुचारू रूप से चल पाएगी और उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाएगी, और यही काम हमारे प्रबंधकों का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्य के लिए सक्षम प्रशासक और प्रबंधक उपलब्ध करने के लिए। अब देखिए, ये भी बहुत जरूरी बात है कि जो आज चल रहा है वो हमेशा नहीं चल सकता। आपको भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है,
तो वो तभी हो पाएगा जब आज को आप बेहतर तरीके से चला पाएंगे, तो आप भविष्य की कल्पना भी कर पाएंगे और उसके लिए थोड़ा बेहतर तरीके से तैयार भी रह पाएंगे। तो उसके लिए भी कुशल प्रबंध की आवश्यकता होती है। देखिए कैसे पढ़ते हैं जरा। प्रबंधकीय शिक्षा का उद्देश्य कार्य संचालकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना, वर्तमान या भावी पदों पर उत्तम ढंग से कार्य करने हेतु उनकी क्षमता का विकास करना और ऊंचे स्तर के पदों के लिए उनकी संभाव्य क्षमताओं को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त प्रबंधकीय शिक्षा व्यावसायिक जगत को ऐसी प्रतिभाएं सुलभ करेगी जो व्यवसाय प्रबंधन को एक पेशे के रूप देंगे। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप प्रबंधन के सिद्धांतों को ज्ञान एकत्र कर लेते हैं तो ये केवल आपकी मौजूदा स्थिति में ही उपयोगी नहीं होंगे, वरन भविष्य में भी आप जो निर्णय लेना चाहते हैं या जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं उसके लिए भी सहयोगी होंगे। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट आता है वो क्या है, भारत के आर्थिक नियोजन को सफल बनाने के लिए प्रबंधकों की आवश्यकता। अब हम आधुनिक जगत की बात कर रहे थे, उन्होंने इंडिया की बात कर ली, कोई बात नहीं, इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। कायदे में पॉइंट जो है इंडिया वाले महत्व में जाना चाहिए। खैर पढ़ लेते हैं। भारत के आर्थिक नियोजन को सफल बनाने के लिए प्रबंधकों की आवश्यकता। अब देखिए हमें पता है कि हमारा जो देश है वो विकासशील देश है और यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, लेकिन हमारी कंट्री की इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा भार है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी इंडस्ट्रीज़ पे। तो इंडस्ट्रीज़ को कौन चलाएगा भाई, उनके जो मैनेजर्स हैं वो चलाएंगे। तो अगर हम कुशल मैनेजर रखेंगे तो वो भी इंडस्ट्रीज़ में कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे जिससे कहीं ना कहीं कंट्री की इकोनॉमिक प्लानिंग को सपोर्ट मिले, ठीक है, और कंट्री डेवलप करे। तो उसके लिए हम उस नज़र से देखेंगे तो हमें भी कुशल प्रबंधकों की आवश्यकता है। देखिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। भारत में देशवासियों के जीवन स्तर को उन्नत करने तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। खैर ये पहले की बात है, पहले पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, अब तो ईयरली बेस्ड प्लान बन रहे हैं या टारगेट किए जाते हैं, भले कितने भी साल उसमें लग जाएं। तथा धनोत्पत्ति में वृद्धि के लिए निजी व सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में उद्योग धंधों का विकास विस्तार किया जा रहा है। अन्य घटकों के साथ साथ इन उद्योगों की सफलता काफी सीमा तक प्रबंधक की क्षमता पर ही निर्भर करती है। कुशल एवं प्रशिक्षित प्रबंधक ही उद्योग धंधों की नाव को सफलतापूर्वक खेने में समर्थ हो सकते हैं। इसके विपरीत अकुशल प्रबंध सीमित साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग नहीं कर सकते तथा उनकी अक्षमता के परिणाम स्वरूप संघर्षों की आशंका हो सकती है। अतः आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुशल प्रबंध तथा योग्य प्रबंधकों की आवश्यकता है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं वो क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु। ठीक, अब बहुत जरूरी पॉइंट आ गया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे समाज के जो उत्तरदायित्व हैं उनका भी निर्वहन हमारी संस्थाओं द्वारा किया जाए, तो हमें अपनी संस्थाओं में कैसे प्रबंधक रखने होंगे, कुशल प्रबंधक रखने होंगे, तभी ये कार्य हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। चलिए पढ़ते हैं जरा इसके बारे में क्या लिखा है। एक प्रबंधक ही कुशल प्रबंध के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों जैसे कर्मचारी, उपभोक्ता, विनियोजक, ऋणदाता, सरकार आदि के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को एक साथ निर्वाह कर सकता है। ठीक, प्रबंध होगा तो क्या करेगा, वो सबके प्रति अपना दायित्व निभाएगा और ये बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट आता है व्यक्तियों के विकास के लिए। ये भी बात आती है कि अगर आप वाकई में आपकी संस्था के लोगों का विकास करना चाहते हैं तो आपको कुशल प्रबंध की स्थापना वहाँ करनी होगी, तभी वो हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुरूप डेवलप करने की कोशिश करेगा। प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन नहीं वरन व्यक्तियों का विकास है। उपयुक्त प्रशिक्षण व अन्य प्रबंधकीय तकनीकों के माध्यम से प्रबंध संस्था के कर्मचारियों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाने का प्रयास करता है। ठीक, चलिए अगली बात है मधुर श्रम पूंजी संबंधों की स्थापना, यानी कि श्रम और पूंजी के बीच में जो भी हमने पॉइंट यहाँ भी किया था, सर्वोच्च प्रशासन और श्रमिकों। देखो यहाँ पे बात हो रही थी कि उन लोगों के बीच में, अब यहाँ पे रिसोर्सेज की बात हो रही है कि श्रम और पूंजी के बीच में स्थापना होनी चाहिए, यानी कि जो काम हम ले रहे हैं और जो पैसा हम लगा रहे हैं उसके बीच में भी एक मधुर संबंध होना चाहिए, तभी जो है हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और वो केवल कुशल प्रबंधकों द्वारा हो सकता है। यद्यपि औद्योगिक विस्तार श्रम समस्याओं को जन्म देता है, किंतु कुशल प्रबंध ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिससे समस्याओं का शीघ्र निदान हो जाता है एवं श्रम एवं पूंजी के मधुर संबंध बने रहते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ समस्या की संभावना ज़्यादा होगी, लेकिन अगर कुशल प्रबंध है तो फिर निदान भी हो सकता है। आखिरी पॉइंट है इस संदर्भ में वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय जागृत करना, यानी कि अब इंटरनेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन की बात कही जा रही है। कैसे, विश्व के विभिन्न देशों के मध्य प्रबंध के क्षेत्र में परस्पर सहयोग में विचार विमर्श की भावना जागृत करने से
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता को बढ़ावा मिल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप मतभेद या युद्ध के स्थान पर विश्व शांति व वसुदेव कुटुंबकम की भावना पनपेगी। यानी कि हम पूरी कंट्री को एक अगर घर के रूप में मान लें, ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हर जगह और बेहतर प्रबंधक रहेंगे तो पूरे विश्व में युद्ध जैसी घटनाएं और मतभेद जैसी परेशानियां नहीं होंगी। तो उस दृष्टि से भी देखें तो प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हमने प्रबंध की महत्वता को समझा आधुनिक जगत में। अब हम समझने वाले हैं बहुत ही जल्दी से कि भारत में प्रबंध जो है कितना उपयोगी है या महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कंट्री को अभी डेवलपमेंट के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तो जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था के लिए हमें कुशल प्रबंधकों की जरूरत है। भारत में आधारभूत सुविधाओं जैसे औद्योगिक शक्ति, परिवहन व संचार साधन, प्रौद्योगिकी आदि की समुचित व्यवस्था के द्वारा ही उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। बिना कुशल प्रबंध के संभव नहीं हो सकता। यानी कि सारी चीजें टाइमली अरेंज हों, जहां पर जिस चीज की जरूरत है वो अरेंज हो, तभी काम हो सकता है। हमारी संस्थाओं द्वारा वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ कैसे हो पाएगा? कुशल प्रबंध की उपस्थिति के कारण, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट है तीव्र औद्योगिकरण हेतु। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज लगातार बड़े लेवल पे खुलती रहें, तेजी से खुलें, 1 से 2 हों, 2 से 4 हों, तो उसके लिए आपको कुशल प्रबंधकों को रखना पड़ेगा। कुशल प्रबंध द्वारा ही देश की प्राकृतिक संपदा का समुचित विद्वहन करके तीव्र गति से औद्योगिकरण किया जा सकता है। अगला पॉइंट है पर्याप्त ग्रामीण विकास हेतु। अब देखिए, हमें भी पता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर एरिया है वो रूरल है। तो अगर हम रूरल एरिया के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो पूरी इंडिया को हम कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी हमें कुशल प्रबंधक चाहिए। कैसे चाहिए? देखिए, कृषि विकास की प्रक्रिया में कुशल प्रबंध के उपयोग से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। यानी कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट की आवश्यकता है, ठीक है, और गांव के विकास से संपूर्ण देश का विकास होगा। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो क्या है? रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अब आपको पता है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट एक भारी समस्या है, ठीक, बेरोजगारी। तो उस बेरोजगारी की समस्या का निदान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छे प्रबंधकों की जरूरत पड़ेगी। अगर प्रबंधक अच्छे होंगे तो वो संस्थाओं को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, और इंडस्ट्रीज खुलेंगी, और लोगों को काम मिलेगा। कुशल प्रबंध के द्वारा ही भारत की विशाल और मूल्यवान मानवीय संपदा का सदुपयोग करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है तथा बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए, अगला पॉइंट आ गया, वो क्या है? अधिकारी व अधीनस्थों में मधुर संबंधों की स्थापना हेतु। ये पॉइंट तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि अधिकारियों और जो वर्कर हैं उनके बीच में मधुर संबंध अगर आपको स्थापित करने हैं तो प्रबंधक तो चाहिए। कुशल प्रबंध के द्वारा ही आए दिन होने वाली हड़तालों, तालाबंदियों, घेराव, औद्योगिक संघर्ष आदि पर विजय पाई जा सकती है। क्योंकि देखिए, हड़ताल होती है, तालाबंदी होती है, इससे संस्था को तो नुकसान होता ही होता है, साथ ही साथ जो हमारे संस्था में काम करने वाले श्रमिक हैं उनको भी नुकसान होता है। ठीक है, अब उनकी मजबूरी है हड़ताल करना, तालाबंदी करना, और संस्था की भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। तो प्रबंध बीच में क्या करेगा? एक समन्वय स्थापित करेगा ताकि ऐसी स्थितियां कम से कम बने, और अगर बने तो उनका कम समय के अंदर निदान किया जा सके। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादकता, ये बहुत ही जरूरी चीज है। देखिए, पूरा प्रबंध इसी बात पर टिका हुआ है कि आपको न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट लेके आना है, प्रोडक्शन लेके आना है, और वो बिना कुशल प्रबंधक के नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वही बात हो गई, किसी नौसिखिया आदमी के हाथ में आप कोई काम दे देंगे तो वो क्या करेगा? बर्बादी ज़्यादा करेगा और काम की पूर्ति कम करेगा। लेकिन अगर कोई एफिशिएंट पर्सन होगा तो वो क्या करेगा? रिसोर्स को यूटिलाइज ज़्यादा करेगा और वेस्टेज कम से कम करेगा, ना के बराबर करेगा। तो वही बात यहाँ आ रही है। कुशल प्रबंध के द्वारा उत्पादन के साधनों में उचित समन्वय स्थापित करके माल व मशीनों के दुरुपयोग को रोककर उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, जिसकी आज देश में विशेष आवश्यकता है। अगला पॉइंट है संदर्भ में समाजवादी समाज की स्थापना हेतु। समाजवादी समाज की स्थापना से मतलब क्या है? कि हमें एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना है जिसमें कोई भी संस्था केवल अपने लाभ के लिए सामाजिक हितों का हनन ना करे। भारत सरकार का लक्ष्य देश में एक समाजवादी समाज की स्थापना करना है। केवल कुशल प्रबंध के द्वारा ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है एवं आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को रोककर अमीर व गरीब के बीच की खाई को पाटा जा सकता है। संक्षेप में, कुशल प्रबंध सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करके समाजवादी समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। ठीक है ना। तो प्रबंध इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट इस संदर्भ में निर्यात बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखिए कोई भी देश हो, अगर आप उसका निर्यात बढ़ाएंगे तो उसका डेवलपमेंट होगा। आयात हमें हमेशा कम करना होता है और निर्यात हमें हमेशा बढ़ाना होता है। तो अगर हमें निर्यात बढ़ाना है तो हमें भुगतान संतुलन यानी कि एक बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया जाता है, पूरे देश का अकाउंट बनाया जाता है, कैश बुक की तरह होता है। ठीक, तो उसमें अगर हम निर्यात ज़्यादा करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे पास विदेशी विनिमय ज़्यादा एकत्रित होगा। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि अगर आपको ये वाला काम करना है तो उसके लिए आपको विदेशी व्यापार चलाने के लिए कुशल प्रबंध जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर विजय पाने के लिए, अब देखिए डोमेस्टिक लेवल पे तो कंपटीशन है ही, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपटीशन है। कुशल प्रबंध के द्वारा ही वैज्ञानिक विकास एवं विवेकीकरण संभव है एवं भारत जैसे श्रम बाहुल्य वाले देश में स्वचालन का ही सही प्रचलन प्रबंधकीय चातुर्य द्वारा ही किया जा सकता है और तभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। ठीक, तो हमारे यहाँ ही अगर प्रबंधक अच्छे नहीं होंगे तो हम जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपटीशन उसका सामना कैसे करेंगे, तो इसलिए भी ज़रूरी है। पंचवर्षीय योजनाओं की सफलताओं के लिए, अब देखिए पुराना पॉइंट है, हम यहाँ पे से पंचवर्षीय करके पंचवर्षीय काट देते हैं, वर्षीय योजनाएं कर देते हैं, क्योंकि पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, अब बंद हो गई। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की वास्तविक सफलता प्रबंध के सिद्धांतों के परिपालन में ही निहित है। तभी केवल उपलब्धियां होंगी एवं योजना अनुसार विकास होगा तथा असफलताओं का नाम मिट जाएगा। यानी कि सरकार जो है प्लानिंग करती है और प्लानिंग में कुछ ना कुछ उद्देश्य तय किए जाते हैं, अगर उनकी प्राप्ति करनी है तो बिना कुशल प्रबंध के नहीं हो सकती। हर संस्था में हमें कुशल प्रबंध चाहिए, तभी उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। देश की संतुलित व चहुमुखी प्रगति के लिए, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हमारे देश का संतुलित और चहुमुखी विकास हो तो उसके लिए हमें केवल कुशल प्रबंधक चाहिए। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, केवल प्रबंध के जादू के माध्यम से ही भारत का चहुमुखी विकास करके समृद्धि लाई जा सकती है, क्योंकि प्रबंध के सामान्य सिद्धांत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में लागू किए जा सकते हैं। ठीक है ना, ऑल अराउंड डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब आप एफिशिएंट मैनेजमेंट लेके आए, क्योंकि मैनेजमेंट जो है हर फील्ड में आवश्यक है। चलिए आगे ये कह रहे हैं कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारत में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास हेतु बेकारी की समस्या को सुलझाने के लिए, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए तथा प्राकृतिक प्रसाधनों का समुचित विद्योन करने के लिए व्यावसायिक प्रशासन व प्रबंध के सिद्धांतों का अनुकरण करना नितांत आवश्यक है। इसी कारण वर्तमान में सरकार व अन्य संस्थाओं द्वारा प्रबंध के शिक्षण और प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें चाहे हम वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्रबंध बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केवल एक संस्था के विकास के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए, पूरे देश के चहुमुखी विकास के लिए प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने प्रबंध की महत्ता को समझा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, आप इसे लाइक भी करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।